हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं जिसमें हम यूपीएससी के पास्ट ईयर्स पेपर्स, ठीक है, जो कि सी सैट है, उनका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है, हमें इसके पास्ट ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करा रहे हैं। और इस कड़ी में हमने तय किया है 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर को सॉल्व कराने का। और इसमें स्पेशली हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट कवर कर रहे हैं फ़िलहाल। और आपको पता है कि कितना ज़्यादा ट्रिकी हो चुका है सी सैट, बहुत लास्ट ईयर्स कितना ज़्यादा टफ हो गया था। तो इस कड़ी में हम सी सैट में कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को कवर कर रहे हैं। और 2014 और 2015 और 2016 इन तीनों सालों के पेपर को कवर कर लिया गया है बहुत अच्छे से। और आज हम 2017 के पेपर को शुरू करेंगे कि इसके अंदर कैसे पैसेजेस हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि 2017 में कितने पैसेजेस पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, ठीक है, 2017 में लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो कितना बड़ा पार्ट है इसमें। आप मैथ्स, ठीक है, या इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन तो 2014 के बाद से आना बंद हो गए और ये इन्हीं को सिर्फ लाते हैं बाईलिंगुअल वाले। तो 2017 में 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए और ये कंसिस्ट है कि आपको एवरेज 27 से 28 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में है ये हमारा पहला पैसेज, ठीक है, 2017 का। और पैसेज पढ़ने का जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइडलाइंस यूपीएससी देता है कि जो दिए गए प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो केवल जो पैसेज दिए गए उन पे ही आधारित होने चाहिए, ठीक है। आप अलग से एज्यूम मत करने लगाना। इसमें एज्यूम वर्ड्स भी दिए हुए हैं कि आपको एज्यूम करना है, वो भी पैसेज के आधार पर दिए गए जो सामग्री हैं, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस है, उसके आधार पर ही आप कल्पना कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस ये होता है कि हम कभी भी जब पैसेज पढ़ें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ताकि जो क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, जो वो पूछ रहा है वो हमारा जो है ना ब्रेन में फिट रहे और हम उसी का आंसर पैसेज पढ़ते हुए मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो मेरे तो यही ट्रिक्स रहते हैं कि मैं इस तरीके से पैसेज को पढूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको हाल ही में बताया था पिछले वीडियोज़ में भी कि जो जलवायु से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, बाकियों में आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि इसमें कॉमन सेंस लग जाता है। जलवायु वाले या आपको इन्वायरमेंट वाले, दोनों बात एक ही हैं, बट ज़्यादातर जलवायु लिखा रहता है ना, इस वजह से मुझे मेरे मुंह से निकल रही है कि जलवायु वाले। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज क्या कहता है आखिर। तो इस पैसेज को पढ़ने के लिए हमें इसके निहितार्थ ढूंढने हैं, तो पूरा पैसेज पढ़ के ही वो मिलेगा। तो जलवायु परिवर्तन से एक चीज़ जो अकाट्य रूप से होती है वह ऐसी घटनाओं का घटित होना या बढ़ना है जिनसे संसाधनों के कम होते जाने में और तेज़ी आती है, ठीक है। कम होते जा रही है और ये इस चीज़ में तेज़ी आ रही है कि कम होते जा रही है चीज़ें। इन घटते जाते संसाधनों के ऊपर होने वाली प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक या और भी हिंसक संघर्ष सामने आता है। संसाधन आधारित संघर्ष शायद ही कभी खुलेआम हुए हैं, इसलिए इन्हें विलग रूप में देखना कठिन होता है। इसके बजाय वे उत्तरी परतें ओढ़ करके राजनीतिक रूप से कहीं अधिक स्वीकार्य रूप में सामने आते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सामने नहीं आते, राजनीतिक तौर पे सामने आते हैं। जैसे जल जैसे संसाधनों के ऊपर होने वाले संघर्ष प्रायः पहचान या विचारधारा के वेश का लबावा ओढ़े रहते हैं। कि अब मतलब कि इसमें पूरे पैसेज में ये चीज़ है कि जो संसाधनों की जो कमी हो रही है उसमें तेज़ी आ रही है और इसके पे जो आधारित संघर्ष है वो खुलेआम नहीं हो आते हैं कभी, ठीक है। वो राजनीतिक रूप से या अन्य मामलों के आधार पर बाहर निकलते हैं, जैसे जल इसमें दिया गया है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं कि क्या दिया है। ऑप्शन ए कहता है संसाधन आधारित संघर्ष सदैव राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं। सदैव नहीं होते राजनीतिक रूप से प्रेरित, ये गलत है। एक तो एक्सट्रीम वर्ड भी है और आपको खुद भी पता है कि हमने पैसेज पढ़ा है तो उसमें संघर्ष की बात की गई है, लेकिन सदैव राजनीतिक रूप होता है को प्रेरित करता है ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये लिखा गया है कि वो खुले आम नहीं होते हैं और कभी कभी जो है उन पे
चादरें परतें ओढ़ी होती हैं, और उसका एग्जाम्पल दिया गया था राजनीतिक रूप से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है कि पर्यावरणीय और संसाधन आधारित संघर्षों के समाधान के लिए कोई राजनीतिक हल नहीं होते। ऐसा भी नहीं, एक तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, कोई और नहीं वाला टाइप का मिला करके कोई नहीं है, ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें राजनीतिक हल की बात नहीं की गई, राजनीतिक इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ना ये हमेशा है, ना ये मतलब कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा इस हिसाब से ये कट गया। सी जो ऑप्शन है कि पर्यावरणीय मुद्दे संसाधनों पर दबाव बनाए रखने और राजनीतिक संघर्ष में योगदान करते हैं। हाँ, तो योगदान करते हैं, यहाँ पे आपको सही सही से लग रहा है, यहाँ कोई एक्सट्रीम वर्ड्स भी यूज़ नहीं किया गया, और आपको एक पॉजिटिव चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको समझ आ रहा होगा पढ़ करके कि पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं, जैसे जल का मुद्दा, ठीक है, संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं, हाँ डाल रहे हैं, और राजनीतिक संघर्ष में योगदान करते हैं, तो हाँ करते हैं, पर ये लग रहा है हम डी भी पढ़ते हैं कि शायद बेटर ऑप्शन मिल जाए। पहचान अथवा विचारधारा पर आधारित राजनीतिक संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा कहीं लिखा है, आपको लास्ट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि होने वाले जो संघर्ष है प्रायः पहचान या विचारधारा के वेश का लबाबा ओढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये नहीं लिखा गया कि मतलब इस तरीके की हरकत, ये समाधान नहीं हो सकता है, तो इस हिसाब से हमारा सी हुआ आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं पैसेज क्या कहता है। तो हमेशा की तरह हम पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो दिया गया पैसेज है, इससे निकलने वाला जो मूल भाव है वो क्या है, मतलब कि मीनिंग क्या निकलता है, वही निहितार्थ क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर से पूरा पैसेज पढ़ते हैं और क्या। तो पैसेज में लिखा हुआ है, ये हमारा पैसेज 2, जो व्यक्ति निरंतर इस हिचकिचाहट में रहता है कि दो चीज़ों में से किसे पहले करे, वो दोनों में से कोई भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति संकल्प करता है लेकिन उसकी कार्ट में किसी मित्र द्वारा दिए गए पहले सुझाव पर ही अपने संकल्प को बदल देता है, जो कभी एक राय कभी दूसरी राय के बीच आगा पीछा करता रहता है और एक योजना से दूसरी योजना तक रुख बदलता रहता है, वो किसी भी चीज़ को कभी पूरा नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो बस ठहरा रहेगा और संभवतः सभी चीज़ों में पीछे हटता है। जो व्यक्ति पहले विवेकपूर्वक परामर्श करता है, फिर दृढ़ संकल्प करता है और कमज़ोर मनोवृत्ति को भयभीत करने वाली तुच्छ कठिनाइयों से निर्भीक बने रहकर अटल और दृढ़ता से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है, केवल वही व्यक्ति किसी भी दिशा में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। तो पूरा पैसेज ये कह रहा है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, जिसमें कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हर बार अपने डिसीज़न को बदलता रहता है तो कहीं नहीं पहुंचता, और कोई चीज़ तय करता है कि ये करना है और किसी के से राय लेने में वो अपनी पहली बातों पे अडिग नहीं रहता और अपनी राय बदलता रहता है, तो वो कहीं नहीं पहुंचता। उसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर विवेकपूर्ण कोई परामर्श करता है किसी चीज़ को लेके, फिर उस पर संकल्प करता है, ठीक है, उसके बाद जो भी मनोवृत्तियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, उस पर निर्भीक होकर के अटल रहता है, दृढ़ निश्चय करता है, तो उसको जो भी दिशा चाहिए, ठीक है, उस दिशा में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चलिए इस आधार पे हम देखते हैं कि क्या है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है कि हमें पहले विवेकपूर्ण परामर्श करना चाहिए और फिर दृढ़ संकल्प करना चाहिए। बात तो खैर सही है, पर हम देखते हैं आगे क्या बातें की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें लिखा है कि हमें मित्रों के सुझाव को नकार देना चाहिए और बिना बदले अपनी राय पर कायम रहना चाहिए। नहीं, नकारना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा नहीं गया कि नकार देना चाहिए। उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अब सुझावों में मतलब सुझाव सुनने के बाद अपनी राय बार बार बदलने लगता है, तो मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो इस पैसेज के लिए। तो बी आंसर तो नहीं है। सी, हमें विचारों में सदैव उदार होना चाहिए। नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है, और यहाँ पे सदैव यानी कि हमेशा की बात की गई है। ठीक है, तो ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है। तो मतलब मैं दोनों तरीके से ही आपको बता रही हूँ कि एक्सट्रीम वाले वर्ड्स की वजह से भी ये आउट है, और ये मैं सेकेंडरी रख रही हूँ एक्सट्रीम वाले वर्ड्स। ठीक है, और पहले आपको पैसेज के आधार पे चलना है, तो पहले पैसेज के आधार पे बता दिया, फिर एक्सट्रीम वर्ड्स आपको बताया कि हाँ ट्रिक के हिसाब से क्या होता है। और दूसरा है, हमें सदैव
कृत संकल्प और उपलब्धि अभिमुख होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। दिए गए पैसेजेस में जो पैसेज ए है ना वो ज़्यादा सटीक नज़र आ रहा है, और यहाँ जो डी है उसमें सदैव भी है, और दी गई जो बातें हैं वो उससे ज़्यादा बेटर जो है हमारे पास ऑप्शन ए है कि हमें पहले विवेकपूर्वक परामर्श करना चाहिए और फिर दृढ़ संकल्प करना चाहिए। तो ये है हमारा पैसेज थर्ड, और हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि दिया गया जो पैसेज है उसमें सार्वत्रिक निर्णायक संदेश क्या है। तो संदेश हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मैंने आपके को जो है पहले वाले जो वीडियोस थे जिसमें हमने पेपर को सॉल्व किया है उसमें भी मैं आपको एक एक वर्ड्स के मीनिंग्स और उसको कैसे सॉल्व करना है वो बताते चल रही हूँ। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि संदेश मीन्स पॉजिटिव कुछ होगा, और अगर पैसेज के आधार पर जाए तो उसके ना लास्ट में ही कुछ ऐसे चीज़ें दी होंगी जो आपको संदेश दे रही होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पैसेज क्या कह रहा है कि आर्कटिक महासागर में ग्रीष्म ऋतु के दौरान समुद्री बर्फ अपेक्षाकृत अधिक पहले और तेज़ी से पिघल रही है, और शीत ऋतु की जो बर्फ़ के बनने में अधिक देरी लग रही है। पहले 3 दशकों में ग्रीष्म यानी गर्मी का जो ऋतु है की जो गर्मी के मौसम में बर्फ़ का परिणाम जो है लगभग 30% तक घट गया, और ग्रीष्म गलन की जो अवधि के लंबे हो जाने से संपूर्ण आर्कटिक खाद्य जल के जिसमें ध्रुवीय भालू शीर्ष पर हैं छिन्न भिन्न होने मतलब उनके छिन्न भिन्न होने का संकट आया। मतलब मिला जुला के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आर्कटिक जो महासागर है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, गर्मियों में बर्फ़ ज़्यादा पिघल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं, और सर्दियों में बर्फ़ की जो जमने की प्रक्रिया वो बहुत स्लो है। आर्कटिक रीजन में जो है वो जो ध्रुवीय भालू रहते हैं, ठीक है, उनके लिए खाद्य जाल का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो मछलियाँ पकड़ के खाते हैं नीचे बर्फ़ के, और भी जिस तरीके के उनके रहन सहन और खाने का जो मतलब पदार्थ मिलता है पदार्थ के लिए भोज्य पदार्थ वही होते हैं सॉरी, यानी कि उनके मतलब खाने पीने के संकट आ सकते हैं इस जलवायु परिवर्तन से, ग्रीष्म ऋतु और सर्दी ऋतु के परिवर्तन से। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु अल्पावधि की परंतु उच्च तापमान वाली हो गई है। हो तो गई है लेकिन ये पैसेज का संदेश थोड़ी ना होगा, तो ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या है कि ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दक्षिणी ध्रुव में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी बात पैसेज में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये भी कैंसिल। तीसरा है कि ध्रुवीय भालुओं के न होने से आर्कटिक क्षेत्र की जो खाद्य श्रृंखलाएँ लुप्त हो जाएंगी। अरे भालुओं के लिए ही खाद्य जो सामग्री है वही उपलब्ध नहीं हो पाएगी। खैर हम डी भी देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न हो गया है, तो ये दिया गया है पैसेज में, ये कैंसिल है, तो डी हमारा ऑप्शन होगा। हमारा इंग्लिश का पैसेज है जिसको आप देख सकते हो और पॉज कर करके पढ़ सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये है हमारा हिंदी का पैसेज 4। तो चलिए इसको देखते हैं। ये भी शौचालय से संबंधित है, यानी कि ये जनरल जो इश्यूज़ हैं उन पे बेस्ड मुझे लग रहा है 2017 के पेपर्स है, अभी तक तो यही लग रहा है। तो खैर हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो सर्वाधिक निर्णायक संदेश क्या है। ठीक है, तो संदेश पॉजिटिव होना चाहिए, या जो दिया गया है उसमें आप क्या डिनोट करना चाह रहे हो वो पैसेज के हिसाब से हम अभी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या है। लोग क्यों खुले में शौच जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और शौचालय रखना नहीं चाहते, या जिनके पास शौचालय हैं वे उनका उपयोग कभी ही करते हैं। हाल के अनुसंधान से 2 खास बातें सामने आई हैं। तो अब इसका कारण क्या है। शुद्धता और प्रदूषण के विचार, और ना चाहना कि गड्ढे या सेप्टिक टैंक भरे क्योंकि उन्हें खाली करना होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि शायद जो सेप्टिक टैंक वगैरह हैं उनकी साफ़ सफाई करवानी पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की वजह से वो बाहर जाते हैं क्योंकि ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होंगी फिर। खैर ये वे मुद्दे हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन यदि हम खुले में शौच की प्रथा का उन्मूलन करना चाहते हैं तो इन मुद्दों का सामना करना होगा और इनसे समूची तरीके से निपटाना होगा।
तो कुल मिलाकर के इसमें ये मुझे तो नहीं लगता कि वापस पढ़ के बताना पड़े, मतलब समझाना पड़ेगा, लेकिन शौच से संबंधित है कि खुले में शौच क्यों जा रहे हैं लोग। तो शुद्धता और प्रदूषण के विचार के कारण कि वो चाहते हैं कि सेप्टिक टैंक और गड्ढे जो है वो ना भरे। ये अनुसंधान है, ये मैं नहीं कह रही अलग से। तो और इस कारण से वो बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इन पे बात ज़्यादा होती नहीं है, तो लेकिन इन पे बात ज़्यादा करनी चाहिए अगर इसका प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है तो। ये पैसेज कह रहा है। तो चलिए हम ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि शुद्धता और प्रदूषण के विचार इतने गहरे समाये हैं कि उन्हें लोगों के दिमाग से हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव नोट नहीं है, और ऐसी कोई बात कही भी नहीं जा रही है कि नहीं हटाया जा सकता, तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ऐसा। ऑप्शन बी जो है वो कहता है कि लोगों को समझाना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढे का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, ना कि अशुद्धता की। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कुछ समझाने की बात की जा रही है, यानी कि होप दी जा रही है। खैर हम आगे भी देखते हैं कि क्या कहता है ऑप्शन। लोग अपनी पुरानी आदतों को बदल नहीं सकते हैं, फिर ये नेगेटिव आप संदेश नहीं दे सकते हो, और ना ही लिखा है पैसेज में। डी है कि लोगों में ना तो नागरिक बोध है और ना ही एकांतता यानी कि प्राइवेसी का बोध। ऐसा पैसेज में कहीं लिखा नहीं है, तो हम अपना दिमाग नहीं भिड़ाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, पैसेज 5। तो हम पैसेज को पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो दिया गया पैसेज है उसमें सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष यानी इन्फ्रेंस क्या है, ठीक है। निष्कर्ष निकालना है, तो चलिए पूरा पैसेज पढ़ते हैं पहले, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। तो पैसेज क्या कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में, ठीक है, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि समावेशी सॉरी आवाज़ के साथ थोड़ा इशू हो रहा है तबीयत की वजह से। खैर हम आगे बढ़ते हैं। जबकि समावेशी संपदा मात्र 6% बढ़ी है, ठीक है। समावेशी वाली जो है चीज़ें वो 6% ही बढ़ी हैं। हाल के दशकों में जीडीपी संचालित आर्थिक निष्पादन ने मानव पूंजी जैसी समावेशी संपदा को और जंगल, ज़मीन एवं जल जैसे प्राकृतिक संपदा को केवल क्षति ही पहुंचाई है, ठीक है। तो समावेशी और जो प्राकृतिक संपदा है उसमें आपको क्षति पहुंचाई गई है। पिछले 2 दशकों में विश्व की मानव पूंजी जो कुल समावेशी आगे बढ़ते हैं। समावेशी जो संपदा थी उसकी 57% है, केवल 8% ही बढ़ी है, जबकि प्राकृतिक संपदा में जो कुल समावेशी संपदा थी उसके 23% है। विश्व स्तर पर ये 30% की गिरावट आई है। मतलब जो समावेशी संपदा है और प्राकृतिक संपदा है उसमें गिरावट आई है, ठीक है। ये कुल मिलाकर कहना है, और इस आधार पे है ना विश्व स्तर पे भी 30% की गिरावट आई है। तो चलिए इस आधार पे हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कहता है इस क्वेश्चन का कि प्राकृतिक संपदा के विकास पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, बस यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि इसमें प्राकृतिक संपदाओं को मतलब घट रहे हैं, उसके लिए उपाय नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी है कि केवल जीडीपी संचालित समृद्धि ना तो वांछनीय है ना ही धारणीय है, ठीक है। वांछनीय धारणीय का क्या मतलब होता है? यहाँ आपको इंग्लिश के पैसेज में दिख रहा होगा कि द ग्रोथ ड्राइवन बाय जीडीपी ओनली इज़ नाइदर डिज़ायरेबल नॉर सूटेबल, ठीक है। तो हम सिर्फ जीडीपी के आधार पर ही इन दोनों को तय करना सही नहीं रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं क्या है कि विश्व के 2 देशों का आर्थिक निष्पादन संतोषजनक नहीं है। तो विश्व के देशों का आर्थिक निष्पादन संतोषजनक नहीं है, हम भारत के बारे में इसमें बात कर रहे हैं पैसेज में, तो ये भी कैंसिल हो गया। डी है कि वर्तमान परिस्थितियों में विश्व को और अधिक मानव पूंजी की आवश्यकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं कही गई कि मानव पूंजी की आवश्यकता है या नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि जो प्राकृतिक संपदा है और जो समावेशी संपदा है उसमें मतलब घट रही हैं वो, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा घट रही हैं तो ये कारण क्या है, किस उनके क्या आधार हैं, इस तरीके की बातें की गई हैं, ठीक है। वर्तमान परिस्थितियों और इस तरह की बातें, इस तरीके की बातें नहीं की गई हैं। यहाँ पे आपको बी में ओनली भी एक्सट्रीम मोड दिख रहा है,
तो इस हिसाब से तो चारों ही गलत हो जाएंगे, है ना। बट नहीं, ये हम एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हमारे 3 ऑप्शन जो ए सी डी हैं वो कैंसिल हुए हैं, ठीक है। इस आधार पे हम बी को ऑप्शन को जो है ना सही मानेंगे। आप यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड दे करके मत मान लेना कि हाँ ओनली लिखा है तो हमको इसको कैंसिल कर देना है। मैंने कहा है कि जो ट्रिक्स होते हैं वो सेकेंडरी हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपका पैसेज है, तो पैसेज में है कि हम सिर्फ जीडीपी के जो संचालित समृद्धि है उसी को ही वांछनीय नहीं मानेंगे, उसी को ही धारणीय नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ और मानक भी चल रहे हैं अंदर। नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं कि पैसेज क्या कहता है, पैसेज नंबर 6। और पैसेज पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ओके, तो ये काफ़ी लंबा पैसेज है और उससे पहले ये हैं इंग्लिश के पैसेजेस। पैसेज 4, ये इसके क्वेश्चन, ये पैसेज 5 और ये इसका क्वेश्चन, और ये पैसेज 6 जिसका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया होगा। तो यहाँ है 6 का क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये पैसेज 7 और ये इससे आधारित क्वेश्चन, और ये पैसेज 8 और ये उसका क्वेश्चन। तो चलिए अब हिंदी के पैसेज को देखते हैं कि क्या कहता है। तो ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष जो है वो क्या हो सकता है। तो निष्कर्ष निकालना है कि हमारा पैसेज क्या कह रहा है आखिर, ठीक है। उनको कम शब्दों में ऐसा क्या होगा जो उसके पूरे पैसेज को बता पाएगा कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो पैसेज कह रहा है कि 2020 तक जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.6 करोड़ यानी कि 56 मिलियन युवाओं की कमी होने की आशंका है, और ये विश्व अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, इंडिया के सिर्फ संदर्भ में बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे भारत है, तब भारत अपने 4.7 करोड़ यानी कि 47 मिलियन अधिशेष युवाओं से इस कमी को पूरा कर सकता है, ठीक है। भारत में 2 अंकों में विकास निर्मुक्त करने के एक मार्ग के रूप में श्रम सुधारों को इसी संदर्भ में प्रायः उत्कृत किया जाना चाहिए, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जो इनको बढ़ावा दे सकती हैं वो करना चाहिए। 2014 में भारत का श्रम बल जनसंख्या का लगभग 40% होने का आकलन था, लेकिन इस बल का 93% असंगठित क्षेत्र में था, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है। विगत पूरे दशक में रोजगार की चक्रवृद्धि वार्षिक समृद्धि दर जो है यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR 0.5% तक मंद हो चुकी है। जो चक्रवर्ती ब्याज वाला है वो उसमें मंदी देखी गई है, जहां पिछले वर्ष इसके दौरान लगभग 1.4 करोड़ यानी 14 मिलियन नौकरियां सृजित हुई, जबकि श्रम बल में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन की वृद्धि हुई। यानी कि इसमें दिखा रहा है कि विश्व स्तर पे ना युवाओं की कमी होने वाली है, यानी कि श्रम बल की कमी होने वाली है, और भारत के पास एक्स्ट्रा श्रम बल होगा उसकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन जो भारत के जो युवा हैं वो असंगठित क्षेत्र में हैं, लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब संख्या में, और इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको कि जबकि श्रम बल में लगभग 1.5 जो है ना करोड़ यानी कि 15 मिलियन जो लोग हैं उनकी वृद्धि हुई है। चलिए देखते हैं इस आधार पे कि निष्कर्ष क्या निकलता है ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए कहता है कि भारत को अपनी जनसंख्या वृद्धि पर अवश्य ही नियंत्रण करना चाहिए ताकि इनकी बेरोजगारी दर कम हो सके। ऐसी कोई भी बात पैसेज में नहीं कही गई है, तो इस वजह से कैंसिल हो जाता है। ऑप्शन बी है कि भारत के विशाल श्रम बल का उत्पादक रूप से इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत में श्रम सुधार की आवश्यकता है। श्रम सुधार के बारे में बात तो की गई है, ठीक है, और ये सही भी लग रहा है, लेकिन हम आगे के पैसेजेस देखते हैं कि उसमें क्या बेटर निष्कर्ष है लिखा हुआ। तो ऑप्शन सी जो कहता है कि भारत अति शीघ्र 2 अंकों का विकास प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, ऐसी बात नहीं कही गई है और ना ही है ऐसी बात उसके पास। विकास प्राप्त करने के लिए अति शीघ्र वाली बात अतिशयोक्ति है, ठीक है, यानी एक्सट्रीम है, इस वजह से भी ये कैंसिल है। डी ऑप्शन क्या कहता है कि भारत अन्य देशों को कौशल प्राप्त युवाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। आपको ये सही लग रहा होगा कि सक्षम है, नहीं, पैसेज के हिसाब से अभी अवरोध है, ठीक है, अभी कमी, वो कौशल नहीं है, इसीलिए तो असंगठित क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाता है और बी हमारा ज़्यादा सटीक आंसर साबित होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पैसेज नंबर 7, ठीक है, और उसका क्या है क्वेश्चन कि मुख्य विचार क्या है, ठीक है, पैसेज का मुख्य विचार क्या है।
क्या कहना चाहता है। सारे मुख्य विचार, संदेश, निष्कर्ष, इन सब के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और पूरे पैसेज में आपको उसके जो क्रक्स पता चलेंगे, मायने पता चलेंगे, उसी पे आधारित दिया गया है आंसर। ठीक है, कोई एक वर्ड नहीं दे करके आंसर नहीं दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, निष्कर्ष, संदेश और बाकी सब चीज़ों में एक कोई कीवर्ड है जो चलता रहेगा और उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव बात या ऐसे होपफुली बात लिखी होगी। ठीक है, एक्सट्रीम तरीके की बातें नहीं लिखी होंगी, तो वो यहाँ पे एक्सट्रीम वाली बातें ना यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई कर जाती हैं। ठीक है, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या कहता है पैसेज। सबसे पहले पाठ जो हमें तब पढ़ाया जाना चाहिए जब हम उसे समझने के लिए पर्याप्त बड़े हो चुके हों, यह है कि कार्य करने की बाध्यता से पूरी स्वतंत्रता। वो क्या पाठ है कि जो कार्य करने की बाध्यता है उससे पूरी स्वतंत्रता अप्राकृतिक है और इसे गैर कानूनी होना चाहिए, क्योंकि हमें कार्यभार के अपने हिस्से से केवल तभी बच सकते हैं जब हम किसी दूसरे के कंधों पर डाल दें। ठीक है, मतलब कि आप अपने कार्यभार से तभी बच सकते हो जब आप उसको दूसरे के कंधों पर डाल देते हो कि भाई ये ले तेरी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हो। प्रकृति ने यह विधान किया है कि मानव प्रजाति यदि कार्य करना बंद कर दे तो भूखमरी से नष्ट हो जाएगी। हम इस निरंकुशता से बच नहीं सकते कि हमें इस प्रश्न को सुलझाना पड़ेगा कि हम अपने आप को कितना अवकाश देने में समर्थ हो सकते हैं। ठीक है, मिला जुला के कि आप अपने कार्यों को पूरी स्वतंत्रता से नहीं कर रहे हो, ये मतलब कि कार्य करने की जो बाध्यता है उसको पूरी स्वतंत्र करना अप्राकृतिक है, गैर कानूनी घोषित करना चाहिए, ऐसा इसमें लिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्यभार को संभालने के लिए वो किसी और के कंधों पे सौंप देते हैं। ठीक, और अगर मानव प्रजाति अच्छे से काम नहीं करेगी तो उसका परिणाम जो है वो भूखमरी हो सकता है, संकट आ सकती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या है। तो ऑप्शन में क्या लिखा है कि मनुष्यों के लिए, मतलब ऑप्शन ए है कि मनुष्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे काम करें। ठीक है, तो काम करने के बाद जो बात है वो कही गई है कि वो काम करना उनके लिए ज़रूरी है, वरना स्थिति बुरी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कहता है कि कार्य एवं अवकाश के मध्य संतुलन होना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन ये होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब ये निष्कर्ष पूछता ना कि निष्कर्ष क्या हो सकता है, तब आप ये लगाते और ये आपको सही लगता। या संदेश पूछता कि संदेश क्या हो सकता है, तो आप देते एक पॉजिटिव संदेश जिसमें ये कहते कि ये भाई संतुलन होना चाहिए। तो यहाँ इनमें से दोनों में से नहीं पूछा गया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया मुख्य विचार क्या है वो कीवर्ड जो पूरे इसमें काम उसी से चल रहा है। ठीक है, उसी पर आधारित है, घूम रहा है। सी हमारा ऑप्शन क्या कहता है कि कार्य करना एक निरंकुशता है जिसका हमें सामना करना ही पड़ता है। नहीं भाई, नेगेटिव है ये। डी ऑप्शन क्या कहते हैं मनुष्य के लिए कार्य करने की प्रकृति को समझना आवश्यक है। तो मनुष्य की ये समझे कि उनके लिए कार्य करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी ना दोनों सेम से ही लग रहे हैं कि ऑप्शन ए कह रहा है मनुष्यों के लिए ये आवश्यक है कि वे काम करें, और डी कह रहा है मनुष्यों के लिए कार्य करने की प्रकृति को समझना आवश्यक है। नहीं, तो दोनों में से अगर हम बाय ऑप्शन जाएंगे तो हमारा ए आंसर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति को समझने की ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि पैसेज में कि चलिए हम मनुष्य को की प्रकृति को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि काम करो, काम करना बहुत ज़रूरी है मनुष्यों के लिए, वरना संकट की स्थिति आ जाएगी, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, संतुलन की बात हमने क्यों जो कैंसिल किया है अभी, क्योंकि इसमें ये निष्कर्ष वाली बातें हैं, संदेश वाली बातें हैं, और हमसे संदेश पूछा ही नहीं है, हमें पूछा गया मुख्य विचार क्या है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर होगा। पैसेज 8 जो है वो क्या कहता है, तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि लेखक का सुझाव है कि आदतें, ठीक है, यानी कि पैसेज के अंदर कुछ आदतों के बारे में बात की गई होगी इस आधार पर, और लेखक के नज़रिए से हमें देखना है कि क्या कहना चाह रहा है वो। तो पैसेज में लिखा हुआ है कि आदतों का पालन करने में कोई हानि नहीं है जब तक कि वे आदतें हानिकारक ना हों। ठीक, वास्तव में हम में से अधिकांश लोग आदतों के पुलिंदे से शायद कुछ अधिक ही व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब कि आदतों के आधार पे जो है ना व्यवस्थित होते हैं। हम अपनी आदतों से मुक्त हो जाएं तो जो बचेगा उस पर शायद ही कोई ध्यान देना चाहे। ठीक, हम इनके बिना नहीं चल सकते,
वे जीवन की प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। कौन? आदतें जो हैं वो जीवन की प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। इनसे हम बहुत सी चीज़ें अपने आप करने में समर्थ होते हैं, जिन्हें यदि हम हर बार नया और मौलिक विचार दे कर के करना चाहें तो अस्तित्व एक असंभव उलझन बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमें सुबह उठ के ब्रश करने में इतना संघर्ष जैसा नहीं लगता कि, और ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं लगता, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं की जाए कभी, तो हमें को लगता है कि पूरा दिन का जो सबसे बेसिक और सबसे शुरुआती काम है उसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है कि हाँ अब हम खाना नहीं खाएंगे या हम और चीज़ें नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ब्रश नहीं किया है सुबह। लेकिन ये हमारे आदत का पार्ट है कि हम चाहे कितना भी बिजी हों, चाहे कितना भी कुछ कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो हमारे आदत का पार्ट है कि हम बेसिक चीज़ें करेंगे ही, ब्रश करेंगे ही। मैंने ब्रश का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ है और वो सबकी आदतों में निहित है। ठीक है, मैं और भी ऑप्शन ले सकती थी लेकिन ये लेने का कारण यही है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कि जो आदतें हैं वो हमारे जीवन को कठिन बनाती हैं। नहीं भाई, कठिन नहीं बनाती। ऑप्शन बी है कि हमारे जीवन में सटीकता लाती है। ऑप्शन सी है हमारे जीवन जो हमारे लिए जो जीना है वो आसान करती है। तो ये तो पैसेज में ही लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर। चलिए पहले डी पढ़ लेते हैं उसके बाद आंसर, क्योंकि ये पैसेजेस है ना, इनके सटीक आंसर एक बार में नहीं मिलते हैं। तो डी जो हमारा ऑप्शन है, हमारे जीवन को मशीन बनाती है, नहीं ऐसी बात नहीं कही गई है। हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है कि आसान बनाती है। यहाँ पे लिखा भी है कि वे जीवन की प्रक्रियाओं को सरल बनाती हैं। और ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज। ठीक है, और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो लेखक हैं लोगों को क्या प्राप्त करने की जो चुनौतियां हैं वो देते हैं। तो देखते हैं कि लेखक क्या है ऐसा दे रहे हैं कि लोगों को उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए चुनौती है। तो पैसेज पढ़ते हैं क्या है। तो हमारे सामने कठोर परिश्रम है। जब तक हम अपने प्रण को संपूर्णतः पूरा नहीं कर लेते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को वह नहीं बना देते जो कि नियति चाहती है कि वे हों, तब तक हम में से किसी को आराम नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम एक महान देश के नागरिक हैं, सुस्पष्ट प्रगति के कगार पर हैं और हमें उन उच्च आदर्शों को जीवन में उतारना है। हम सभी, चाहें हम किसी भी धर्म के हों, तो समान रूप से भारत के संतान हैं। तो यहाँ पे सबको समान रूप से भारत की संतान और सबको विशेषाधिकार और दायित्व बराबर हैं, इस तरीके की बात कही गई है। हम सांप्रदायिकता अथवा मानसिक संकीर्णता को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि भी दिया गया, जवाब भी दिया है। कोई भी देश जिसके लोग विचारों अथवा आचरण में संकीर्ण हो महान नहीं हो सकता। अगर आप छोटा सोचोगे, अगर किसी देश के लोग छोटा सोच रहे हैं अपने विचारों में और आचरणों में, तो वो महान नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस आधार पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या कहता है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, क्या लेखक को जो प्राप्त कराना चाहता है, चुनौती देता है, उसको पूरा कर रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन ए कहता है कि उच्च जीवन, आदर्श प्रगति और विशेषाधिकार, क्या लेखक ये प्राप्त कराना चाहता है। चलिए इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये बातें उसमें लिखी गई हैं। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन है कि बी, समान विशेषाधिकार, नियति की पूर्णता और राजनीतिक सहिष्णुता। पैसेज में कहीं पे भी राजनीतिक जो सहिष्णुता है ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वर्ड का इस्तेमाल क्या क्या नहीं किया गया है, अब ये राजनीतिक वर्ड कहीं पे है ही नहीं। ठीक, इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है कि साहसिक उत्साह और आर्थिक समानता, आर्थिक वाली तो कोई बात ही नहीं कही गई है, इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन कहता है कि कठोर परिश्रम, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता। हाँ, तो लास्ट पैसेजेस में ये मतलब जो लाइन है पैसेज की, वहाँ पर ये बात कही गई है कि भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, कठोर परिश्रम करने का। तो ऑप्शन ए और डी में से डी ज़्यादा सटीक आंसर है यहाँ पे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पैसेज को पढ़ते हैं कि क्या कहता है। और इससे पहले हम इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि जो दिया गया पैसेज है उसमें कौन सा समिष्ट संकल्प के रूप में सर्वोत्तम वर्णन है। मतलब कौन सी ऐसी बात है जो बात कही गई है वो ज़्यादा संकल्पित है, ज़्यादा मजबूती से कही गई है। ठीक है, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो रूसो के अनुसार, रूसो एक दार्शनिक थे पश्चिम के। ठीक है, तो रूसो के अनुसार व्यक्ति अपनी सत्ता को और अपनी पूरी शक्ति को सम्मिलित रूप से समष्टि संकल्प यानी जनरल विल जो होता है कि सर्वोत्तम, आगे पढ़ते हैं क्या है।
तो जनरल विल को जो सर्वोत्तम है निर्देश के अधीन रखता है और हम अपनी समष्टिगत क्षमता में प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण के अविच्छिन्न अंश के रूप में देखते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो मुझे लगता है इंग्लिश वाला पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति और व्यक्ति के समुदाय और उनकी जो विल और क्षमता है उनके आधार पे ये पैसेज दिया गया है, मायने दिया गया है कि एक सिंगल व्यक्ति की जो विल है, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति यानी सदस्य समूह की जो विल है वो उनके बीच का क्या संबंध है, इस तरीके की बातें कही गई हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन के आधार पर हम क्या लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो कहता है वो है व्यक्तियों की व्यक्तित्व इच्छाओं का कुल योग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। दूसरा है कि व्यक्तियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जो स्पष्ट कहा गया है। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं कही गई है, पैसेज में नहीं लिखा है। सी है सामूहिक कल्याण जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छा से भिन्न है। तो सामूहिक और सिंगल ऐसी तो बात है, पर हम देखते हैं डी क्या है। समुदाय के वस्तु परक हित, तो वस्तु परक हित तो नहीं लिखा गया है। तो इस हिसाब से जो हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं, हमें ना ये मैं इस आधार पे बता रही हूँ कि हमें एग्ज़ाम में ना जो क्वेश्चन मिलेंगे कभी कभी बहुत उटपटांग से लगेंगे, आपको लगेगा कि ये समझ नहीं आ रहा है, तब आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। तो आप एलिमिनेट करोगे कि हाँ इनमें ये वाले जो कीवर्ड्स हैं कि कुछ सामूहिक और सिंगल व्यक्ति के बीच में जो है ना संबंध और भिन्नता के बारे में बताई जा रही है, तो वो वाली बात जो है सामूहिक कल्याण जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व इच्छाओं से भिन्न है, तो ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आज का जो हमारा 2017 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में कराते हैं। तो थैंक यू सो मच।